ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस स्टार्ट किए थे, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, कि कैसे चेक करते हैं वेक्टर स्पेस को और सब स्पेस को, और कुछ शॉर्ट ट्रिक देखे थे जिसका यूज करके हम लोग मैक्सिमम 50 या 20 सेकेंड में बता सकते हैं कि कोई भी सबसेट सब स्पेस है या नहीं। तो आज हम लोग उसी को एक्सटेंड करेंगे और कुछ नए टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस और डायमेंशन। अब ये ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं डायमेंशन से। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, नेट सेट किसी का भी, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है कि डायमेंशन पूछता है। अब डायमेंशन का एक तो डायरेक्ट सब स्पेस दे के सब स्पेस का डायमेंशन पूछेंगे, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछ सकते हैं, या फिर इसका यूज हम लोग रैंक वगैरह में भी करते हैं, या क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन, या फिर कर्नल स्पेस का डायमेंशन, रैंक स्पेस। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके लिए अपने को पहले को समझना होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट, जनरेटर, बेसिस, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन से। सबको आवाज वगैरह वीडियो सब क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था कि एक हमको वेक्टर स्पेस दिया जाता है, V इज अ वेक्टर स्पेस, और ये वेक्टर स्पेस किसी फील्ड पे डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कैसे कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो इसमें एक तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो क्लोज होना चाहिए, और उसके बाद कुछ सर्टन कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। और V के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, और जो फील्ड के एलिमेंट है उसको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। तो स्केलर्स और वेक्टर्स। तो अब क्या करना है हमको, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, ये दो टर्म क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग जनरेटिंग सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, उसके बाद बेसिस और डायमेंशन। अब सपोज मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा रहा हूं, V1 और V2। अब अगर V1 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं अल्फा इंटू V2, अगर किसी एक वेक्टर को किसी सेकेंड वेक्टर के मैं लीनियर मल्टीपल में लिख सकता हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो V2 है V1 का, अरे V1 जो है V2 का लीनियर मल्टीपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 और 2 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 2, मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसका लीनियर मल्टीपल है, क्योंकि 1 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 4 कैन बी रिटर्न एज, ऐसा नहीं, ये सपोज मेरे पास V1 है या V2 है, तो V2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 2, तो ये 2 इंटू V1 आ गया। तो ये जो V2 है ये क्या है, V1 का लीनियर मल्टीपल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि V2 को मैं लीनियर मल्टीपल में लिख रहा हूं, बट ये एक एलिमेंट हो गया ना। ऐसे अगर इससे ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो, अब सपोज हम लोग 3 एलिमेंट की बात करते हैं, V1 V2 V3। अब मैं अगर इस V1 को V2 V3 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, या फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ये जो V1 है अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो हम लोग कहते हैं कि V1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3। ये जो V1 है V2 और V3 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे किसी भी वेक्टर को हम लोग V1 से लेके Vn तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो V है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस सेट ऑफ वेक्टर्स का। और यहीं से हम लोग आगे डिफाइन करेंगे जनरेटर वगैरह, कि V को हम लोग कहते हैं कि ये इस वेक्टर से स्पैन हो रहा है, कब, जब इसके हर वेक्टर को मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जस्ट आइडिया है कि किसी भी एलिमेंट को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर स्पैन, कि अब मैं सेट के कुछ वेक्टर्स उठा रहा हूँ, ये वेक्टर के कुछ वेक्टर्स उठाता हूँ, मतलब एक सेट लूंगा जिसमें कुछ वेक्टर्स होंगे V1 V2 से लेकर सपोज Vn तक। ये फाइनाइट एलिमेंट मैंने उठा लिया, मतलब फाइनाइट वेक्टर्स। अब इसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मतलब क्या कि अल्फा V1 अल्फा 2 V2 सॉल्व अप टू अल्फा एन Vn। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहेंगे, मैंने एक सेट बनाया इस वेक्टर के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन,
और इसको लिखते हैं कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ये जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, इस सेट से। या तो इसको ऐसे लिखते हैं कि द स्पैनिंग सेट, ये एक स्पैनिंग सेट है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर का। तो हम लोग कहते हैं कि ये एक सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस सेट, ये एक सबस्पेस फॉर्म करता है। ये जस्ट एक सेट है, हो सकता है इसमें नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट ना हो। तो किसी भी सेट के अंदर अगर जीरो एलिमेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वो सब स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि सब स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरेट करते हैं एक नया सब स्पेस एल ऑफ एस, या जनरेटेड बाय सब स्पेस जनरेटेड बाय एस। तो हम लोग जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसको हम लोग बोलते हैं सेट या सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस सेट। तो ये अपने पास लीनियर स्पैन, इसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं, या फिर सिंपल सब स्पेस जनरेटेड बाय एस। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसके हेल्प से हम लोग ने क्या डिफाइन किया, लीनियर स्पैन, कि वेक्टर्स उठा लो और उसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये फाइनाइट ही लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट हो सकता है कि वो सब स्पेस फॉर्म करे और मे नॉट भी। तो हम लोग क्या ले लेंगे, हमें जो भी पढ़ने वाले वो सब फाइनाइट पे पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वेक्टर्स उठाओ और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। तो ये अपने पास क्या आ गया, लीनियर स्पैन। अब एक बार लीनियर स्पैन समझ में आ गया, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये जो V है, इस वेक्टर स्पेस को हम लोग जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर इसको जनरेट करना है तो मुझे ऐसे वेक्टर उठाऊंगा कि इस पूरे वेक्टर को ये जो स्पेस है वो जनरेट कर देगा। मतलब इसके किसी भी एलिमेंट को फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं इस वेक्टर के साथ अल्फा वन वी वन सॉल अप टू अल्फा एन वी एन। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है इज जनरेटेड बाय दिस एस, और इस एस को हम लोग बोलेंगे, ये एस क्या हो जाएगा, उसका जनरेटिंग सेट। मतलब इस पूरे सेट को इस फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट कराना है। कब, जब इसका कोई भी एलिमेंट उठाऊं फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो v ऑफ है ये इसको जनरेट कर रहा है, या फिर v इज स्पैन बाय दिस है, यानी कि l ऑफ s इज इक्वल टू v। तो इसको हम लोग बोलते हैं s इज अ जनरेटिंग सेट ऑफ v। ये क्लियर है सबको, जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट। तो थ्री टर्म क्लियर हो गया। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन क्या होता है, उसके हेल्प से हम लोग ने जनरेटिंग सेट डिफाइन किया कि इस V को ये सेट जनरेट कर रहा है। कब जनरेट करेगा, वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट उठा लो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वेक्टर के लिख सकते हैं। ये क्लियर है सबको, जनरेटर। हेलो। तो बेसिस के लिए ना अपने को दो टर्म चाहिए, एक तो जनरेटिंग सेट हो गया, अब सेकंड चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। अब इसी सेट को, अब या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, सपोज ये जनरेटर है V का, ये सपोज जनरेटर है। अब नेक्स्ट चेक करना होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। सपोज इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं वो जीरो आ गया दोनों में, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा कि अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है तो जितने भी अल्फा आई है वो जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। एक भी नॉन जीरो आ गया और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, जीरो। मतलब अल्फा वन अल्फा टू ये सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब हम लोग कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। और कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटर हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेसिस। तो बेसिस का डेफिनेशन क्या हो गया कि वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, प्लस वो कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस जनरेटिंग सेट को बेसिस बोलते हैं। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो वो बेसिस फॉर्म नहीं करता है। तो बेसिस का डेफिनेशन क्लियर है सबको। बेसिस मतलब
कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और उसको पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। बेसिस का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया कि अगर एक वेक्टर स्पेस दिया जाएगा हमको, हम क्या करेंगे, एक सेट उठाएंगे जिसमें वेक्टर्स के कुछ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट होंगे, और इसको मुझे क्या बोलना है, बेसिस। कब बोलेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि ये जो पूरा वेक्टर स्पेस है मैं इसको जनरेट कर सकता हूं इस एस से, मतलब कि कोई भी एलिमेंट उठाऊं वी को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं V1 से लेके Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सेकेंड क्या है कि जितने भी वी आई है वो सारे कैसे होने चाहिए, एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं और ये जीरो आ गया तो इंप्लाई करता है कि सारे कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, जीरो फॉर ऑल आए। तो ये अपने पास बेसिस के डायमेंशन आ गए, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में होते हैं उसी को हम बोलते हैं कि ये डायमेंशन होता है वी का। डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन। अगर इसके पास एन वेक्टर है तो वी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एन। तो ये डेफिनेशन है। हम लोग स्टार्ट किए जनरेटिंग सेट से, लीनियरली इंडिपेंडेंट से, उसके बाद बेसिस डिफाइन किए और उसके बाद डायमेंशन ऑफ वी। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया। बट डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं करते। एग्जाम्पल जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग सिंपल रिजल्ट के बेसिस पे करेंगे। बाकी डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको कि डायमेंशन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, जनरेटिंग सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके रिजल्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब वेक्टर, एक वेक्टर स्पेस है, उसके कुछ फाइनाइट वेक्टर्स उठाने हैं। अगर इस ये जो सेट है अगर ये स्पैन कर रहा है वी को, मतलब वी के हर एलिमेंट को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, इसका जनरेटिंग सेट। और सेकेंड, ये कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया तो इसके सारे कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, एक भी नॉन जीरो आ गया, तो हम लोग सीधे क्या कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है प्लस जनरेटिंग सेट है तो हम लोग इसको बेसिस बोलते हैं। और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी का डायमेंशन। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग एक एक करके करके रिजल्ट देखते हैं कि जिसके बेसिस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, पूरा टोटल डेफिनेशन हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन किसको बोलते हैं, जनरेटिंग सेट किसको बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट, और बेसिस डायमेंशन। डेफिनेशन में किसी को कुछ डाउट है? अब सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और इसका मैंने कुछ सेट उठा लिया, ये वी और ये सेट, फील्ड वगैरह छोड़ दो, और इसके पास कुछ वेक्टर्स है v1 v2 v3 v4। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो ऐसा समझो, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई किसी से डिपेंड नहीं करता है, सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कि V1 V2 V3 V4 किसी का कुछ लेना देना नहीं। मैंने वो नॉलेज वाला बताया था कि सबके पास अपना अपना डिफरेंट नॉलेज है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कि V1 V2 V3 V4 सब अलग अलग है। अब अगर सपोज मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, एक एच डैश ले लूं, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? सपोज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? सपोज ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? तो फोर क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं। मतलब अगर एस एस डैश के अंदर कंटेन कर रहा है तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे ये तो ऐसे अपने पास फोर केसेस आएंगे। तो अब किस में हम लोग कंक्लूजन मतलब निकलता है और किसका नहीं निकलता है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब सारे आपस में कॉमन एलिमेंट कुछ ना, सब अलग अलग है।
V1 V2 V3 V4। सपोज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? राइट, रॉन्ग, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड? क्या होगा इसमें से? तो इसमें देखो अभी ये 4 है, तो इसके पास क्या चॉइसेस है? हो सकता है ये इस किसी के साथ रिलेशन में हो, मतलब किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, V1 V2 V3 V4। ये अपने पास 4 वेक्टर्स। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पे हो सकता है ये इन सबसे इंडिपेंडेंट भी हो सकता है किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो मतलब इसका दोनों चॉइस है ना, तो हम लोग इसको रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं। लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब इसमें से किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। मतलब V5 को अगर मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तब तो ये डिपेंडेंट हो गया। अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता हूँ तो ये कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर हमारा छोटा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके बड़े सेट के बारे में हम लोग कुछ भी कंक्लूजन नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट होगा तो ये एस टेस्ट अपने पास छोटा वाला सेट पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अगर सपोज लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तब क्या बोलेंगे? अब मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ V5, तो ये क्या होगा? नहीं नहीं, ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट था। V1 V2 V3 V4 ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और इसमें और एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या फिर कुछ नहीं बोल सकते। डिपेंडेंट है, क्योंकि एक एक बार हो गया ना, तब उसमें कितना भी एलिमेंट ऐड करो। मैं बोल रहा हूँ ये किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना, V1 V2 V3 V4, इसका मतलब क्या है, कोई एक वेक्टर बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में, या हो सकता है ये वेक्टर किसी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। तो मतलब कोई ना किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हो या ना, फर्क मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर कोई नया पर्सन आ गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं, ये लोग तो पहले से ही जानते हैं ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या था, इसमें से कोई किसी को नहीं जानता है। अब वो जो नया वाला बंदा, हो सकता है इसमें से कोई इसकी पहचान का हो, या फिर हो सकता है इसमें से कोई इसकी पहचान का ना हो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में जब एक्सटेंड करते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हम लोग। लेकिन डिपेंडेंट के केस में, अगर एस एस डैश का सबसेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट में कुछ नहीं कह सकते, जबकि डिपेंडेंट में ये भी डिपेंडेंट होगा। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में उल्टा होता है। तो ए अगर बी के अंदर कंटेन कर रहा है, ये नहीं, हम लोग क्या यूज करते हैं, W1 W2। सपोज ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये सबसेट है, सब स्पेस है, सिंपल सबसेट समझो, ये W1 W2 के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो कुछ नहीं कह सकते कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट। नो कंक्लूजन। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बड़ा वाला सेट है वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्लियर हो गया सबको, कि अगर छोटा वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बड़े वाले के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर छोटा वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब उल्टा लेते हैं कि ये अगर सपोज अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया या लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब बड़ा वाला सेट जो है V1 V2 V3, ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन रहेगा?
इन तीनों में से किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन है, मतलब कोई किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं है, किसी को किसी भी एलिमेंट को। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, ऐड करने पे प्रॉब्लम होता है, एक रिमूव करने पे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो W1 भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट के केस में कुछ नहीं कह सकते, अगर बड़ा वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। क्यों? V1 V2 V3 ये आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में हो सकता है। ये जो W3 है ना, ये W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, और मैं इसको ही हटा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं ऐसा ले लूं, हो सकता है V1 जो है ये V2 और V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन, अब मैं इसको हटा दूं, हो सकता है फिर भी ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, मतलब लीनियर मल्टीपल में। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, हो सकता है लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मतलब अगर छोटा, हाँ हाँ बोलो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, मतलब अगर छोटा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बड़े वाले सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब सुपर सेट कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर छोटा वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है सबसेट, तो उसका सुपर सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के केस में उल्टा होता है कि अगर बड़ा वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो सबसेट होगा छोटा वाला सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर बड़ा वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये क्लियर है सबको? तो ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया। लेकिन चेक कैसे करते हैं, चेक ऐसे हम लोग नहीं चेक करते ये डेफिनेशन के थ्रू, हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं। जैसे किसी भी वेक्टर को चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है या नहीं। सपोज वेक्टर दिया है 1 0 0 2 1 0 V3 2 3 0। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, 1 0 0 2 1 0 और 2 3 0। अब इसका इसके रैंक का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं ये इसका रैंक होता है। या फिर इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली, अरे उसका रैंक होता है। तो इस वेक्टर को अगर मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूं, मुझे इसको क्या चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो एक काम करता हूँ, इसका रैंक निकाल देता हूँ, क्योंकि रैंक का भी डेफिनेशन वही होता है कि जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स होंगे उतना ही उसका रैंक होता है। और ये मैंने इसको भी इसी के फॉर्म में लिखा है। तो अगर जब मुझे ये वेक्टर चेक करना है कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देता हूँ। अब ये कितने वेक्टर्स यहाँ पे, कितने मतलब, ये कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, आर क्यूब से ले रहे हैं ना। कैसे पता चला, 1 2 3, ये इसके पास जितने भी ये कोऑर्डिनेट होंगे ना उतने 3। तो अगर इससे कम हो गया, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक अगर इससे कम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये 3 के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो, और मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उसका रैंक होता है। तो ऐसे चेक करते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन वगैरह निकाल के वो फैक्टर नहीं चेक करते हैं कि वो जो स्केलर है वो जीरो है या नॉन जीरो। हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग चेक करते हैं कि कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ये क्लियर है सबको? लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करना है तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो और उसका रैंक निकालो। अगर उसके कॉलम के इक्वल है तब तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कॉलम के इक्वल नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट। चेक कैसे करना है ये सबको क्लियर है? हेलो। अगर सपोज मेरे पास एक सेट दे दिया है V1 V2 Vn, ये सपोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर जनरेटिंग सेट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट को हमेशा हम लोग एक्सटेंड करते हैं,
जबकि जनरेटिंग सेट को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, उसको रिड्यूस करते हैं ताकि वो बेसिस बन जाए। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में आइडिया दिया था कि एक्चुअल में हमको ना एक पार्टीशन टाइप का कुछ तो करना है, ताकि किसी एक काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमारा टास्क ये होता है कि ये काम पूरा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करते हैं कि पहला काम तो ये होता है कि पूरा कवर हो जाए, और सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कि जितना हो सकता है ना कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई किसी के साथ डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं ये इतना बड़ा बड़ा सेट ले लूँ तो ये तो हमेशा कवर करेगा ना इसको, इससे बड़ा वाला सेट ले लूंगा तब भी कवर करेगा। तो जनरेटिंग सेट भी क्या कर रहा है, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो जितना बड़ा सेट लूंगा वो तो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो हमारा काम क्या होता है, जनरेटिंग सेट को जितना हो सकता है छोटा करना। और लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब मैं बोल रहा हूँ ये एक मेरा सेट था, मैं इसे छोटे छोटे लीनियरली इंडिपेंडेंट ले रहा हूँ। लेकिन इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है, मेरा काम क्या होना चाहिए, ताकि इसको पूरा कवर भी करे। तो मैं इसको धीरे धीरे क्या करूंगा, ऐसे इंक्रीज करूंगा ताकि ये इस पूरे को कवर भी करे। हेलो, हेलो कौन है ये? हाँ, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि पूरा कवर भी हो जाए। और इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई किसी से रिलेशन में, मतलब कोई किसी पे डिपेंड ना करता हो, इंडिपेंडेंट भी हो और इसको पूरा कवर भी कर जाए। तो जनरेटिंग सेट में हमेशा इसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सेट लेंगे वो तो वैसे भी जनरेट करेगा या पूरा कवर करेगा, तो उसको कम करना है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट को क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको एक्सटेंड इंक्रीज करते हैं ताकि ये पूरा सेट कवर हो जाए। तो वेक्टर स्पेस में भी हम लोग यही करते हैं कि एक वेक्टर स्पेस को एक सेट जनरेट कर रहा है, ये सपोज इसको जनरेट कर रहा है। तो ये जो बड़े सेट जितना ही बड़ा लूंगा ना, अगर मैं इसके पास सपोज मैं मान के चल रहा हूँ इसका डायमेंशन n है, इस v का डायमेंशन n है, तो जो जनरेटिंग सेट है ना उसके पास कम से कम n एलिमेंट तो होने ही चाहिए, उससे कम पे तो उसको जनरेट कर नहीं सकता। अब उससे ज्यादा मैं ले लूँ ना तो भी जनरेट करेगा, लेकिन मेरा काम क्या होना चाहिए, इसको कितना कम कर सकता हूँ और ये इसको जनरेट कर दे। लीनियरली इंडिपेंडेंट n से कम वेक्टर लूंगा ना तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उसको अपने को क्या करना है, जितना हो सकता है एक्सटेंड करना, और कहाँ तक आना है, n तक आना है। तो ये एक सेट जो होता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा जित इसके जो डायमेंशन होंगे उससे कम वेक्टर्स होते हैं, और जबकि जनरेटर सेट के पास n से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट सेट को धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं कि सपोज एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसके पास एलिमेंट है v से लेके r तक। एक स्पैनिंग सेट है, उसके पास एलिमेंट है w से लेके s तक, और v का जो डायमेंशन है वो n है। तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन क्या होता है, r ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है n, और s कम से कम कितना हो सकता है n। तो ये रिलेशन बनता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली, ये जनरेटिंग सेट। तो बेसिस कब बोलते हैं हम लोग, जब जनरेटिंग सेट के पास ये जनरेटिंग सेट भी हो और इसके पास n एलिमेंट हो, तो इसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और उसके पास n एलिमेंट हो तो हम लोग इसको बेसिस बोलते हैं, और ये दोनों सेम हो जाता है कि जनरेटिंग सेट के पास n वेक्टर्स हैं तो वो ऑटोमेटिक बेसिस बन जाता है, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। और कोई इंडिपेंडेंट सेट के पास n वेक्टर्स आ जाए तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है उसका, जनरेटिंग सेट। मतलब n वेक्टर्स हैं तो सिर्फ एक ही चेक करना पड़ता है, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चेक कर लो या तो जनरेटिंग सेट चेक कर लो। ये क्लियर है सबको, रिलेशन क्या है इसके बीच में, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। मतलब अगर अपने पास दो वेक्टर दिया है तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके v का बेसिस बना सकते हैं। क्यों, ऐसे वेक्टर चूज करेंगे जो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो आगे देखेंगे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ बेसिस, कि अगर एक मतलब दो वेक्टर दिया है तो उसको एक्सटेंड करके हम लोग बेसिस बना सकते हैं v का। ये क्लियर है सबको, लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग सेट किसके बीच में रिलेशन क्या है। हेलो, ये क्लियर है सबको, हेलो।
तो अपने को डायमेंशन ऑफ वी डिस्कस करना है। तो डायमेंशन ऑफ वी मतलब बेसिस के पास जितने वेक्टर्स होंगे, मतलब वो सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इस पूरे वी को जनरेट करता है। तो जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उस बेसिस के पास, वही हमारा वी का डायमेंशन होता है। तो सपोज एन है, तो इसको चेक कैसे करते हैं? कोई भी वी दिया हो या सब स्पेस दिया हो, इसमें से हमें क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। पूरे मतलब जो डायमेंशन फाइंड करने के लिए यही सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे वेरिएबल सिलेक्ट कर लो। या फिर अगर कुछ इसमें से और एक्स्ट्रा माइनस करना है तो जितने भी, जैसे अगर वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को माइनस कर दो, जितने भी वेरिएबल्स हैं और उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उनको माइनस कर दो, ये अपने पास डायमेंशन आ जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स ले लूं मैं, ए बी 0 0। अगर इसका डायमेंशन पूछेंगे तो कितना आएगा? इसके पास कितने वेरिएबल है, ए और बी, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 2। इसका डायमेंशन कितना होगा? दोनों को एक सिलेक्ट कर लो तो कितने वेरिएबल सिलेक्ट कर सकता हूँ? एक ही वेरिएबल है ना। हेलो। हाँ, लेकिन वो तो डिपेंड कर रहा है ना, ये जो पोजीशन है ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए ले लूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी 0, तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स कितने हैं अपने पास? 2 है ना, ए और बी। तो इसका बेसिस कैसे बना सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ए क्या आएगा? 1 0 0 1, और बी कॉमन लेंगे तो 1 0 0 -1। तो ये बेसिस आ गए, कितने वेक्टर बेसिस के पास? 2 वेक्टर। तो ये बेसिस के पास जितने एलिमेंट आते हैं वही अपना डायमेंशन होता है। तो मतलब अपने को सिलेक्ट क्या करना है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं जो आपस में कैसे इंडिपेंडेंट हो। तो उसके लिए अगर इक्वेशन वगैरह दिया है तो उतने इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन माइनस कर दो। वो कंडीशन पे वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स। हम लोग जब आर एस टू एन पे अभी देखेंगे एक एक केस में। इसका डायमेंशन कितना होगा? इसका डिस्टिंक्ट फ्री वेरिएबल्स कितने? 2 ना। ए है और बी, और कुछ दिख रहा है इसमें? तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। अब इसका बेसिस निकालना है तो एक बार ए को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1, और बी को कॉमन निकालेंगे तो ये 0, यहाँ पे 1 0 0। तो ये बेसिस आ गया, मतलब बेसिस के पास एक वेक्टर आएगा ये, और दूसरा वेक्टर आएगा ये। तो बेसिस के पास दो वेक्टर है, मतलब ये दो वेक्टर इस पूरे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट हो, मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? दो ही एलिमेंट है ना इसके पास। तो ऐसे हम लोग बेसिस फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैट्रिक्स के लिए करेंगे, आर एस टू एन के सब स्पेस का करेंगे। पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस का करेंगे, उसके बाद हम लोग सब स्पेस का करेंगे। किससे? ये डायमेंशन, ये कितने वेरिएबल, डिस्टिंक्ट वेरिएबल कितने हैं इसमें? ए और बी ना, दो डायमेंशन। हाँ, डिस्टिंक्ट वेरिएबल सेलेक्ट करना है अपने को। हाँ, बस उसमें अभी जब आर एस टू एन का सबसेट लेते हैं तो वहां पे अपने को लीनियरली अगर इक्वेशन दिया है तो हो सकता है इसमें से कुछ एलिमिनेट हो जाए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन को माइनस करते हैं। अभी एग्जांपल्स करेंगे हम लोग सब। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। जितने भी टाइप के डायमेंशन होते हैं ना, सबका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स का, पॉलिनोमियल का, आर एस टू एन का। यहाँ तक क्लियर है सबको? डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? तो अब कैलकुलेशन पार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड करो, इसका टाइम हो गया, तो ज्वाइन करो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है?